ऐसे तो खजूर सबसे ज़्यादा जैसलमेर के अंदर होते हैं और सबसे अच्छे भी जैसलमेर के ही होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर है खजूर का, जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गुआवा, अमरूद। अमरूद ऐसे देखें तो सबसे ज़्यादा सवाई माधोपुर में होता है, सवाई माधोपुर में, ठीक है। बट इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सवाई माधोपुर नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, जैसलमेर, टोंक, उदयपुर या कोटा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, टोंक। सेंटर ऑफ गोवावा, सेंटर ऑफ गोवावा कहाँ पर है, टोंक के अंदर, ठीक है। अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, टोंक के अंदर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, हनी बी, हनी बी आर यूज्ड फॉर, शहद मधुमक्खियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो हनी बी की जो अपन स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, टिश्यू कल्चर या एपीकल्चर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एपीकल्चर। पिसिकल्चर में क्या आता है, फिश, है ना, फिश प्रोडक्शन, मछली पालन, है ना, मछली पालन को क्या बोलते हैं अपन, फिशिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिशिकल्चर। और टिश्यू कल्चर क्या होता है, उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है कि जो प्लांट की कोई सेल है ना, कोशिका, उसका भ्रूण, एम्ब्रियो, पत्ती, लीव्स, है ना, जड़, उससे क्या करना, न्यू प्लांट डेवलप करना, न्यू प्लांट क्या करना, डेवलप करना। मतलब कम समय में बहुत सारे पौधों को तैयार करना, किसके अंदर, टिश्यू कल्चर के अंदर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सिट्रस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सिट्रस, नींबू का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, जैसलमेर, टोंक, उदयपुर और कोटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोटा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ सिट्रस वो कहाँ पर है, कोटा के अंदर। कहाँ पर है, कोटा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आइशिया डे इज सेलिब्रेटेड। अभी अपन ने पढ़ा कि आइशिया दिवस कब मनाया जाता है। तो आइशिया दिवस कब मनाया जाता है, 16 जुलाई 1929 को। कब मनाया जाता है, 16 जुलाई 1929 को। तो ऑप्शन देख लीजिए आपका कहाँ है, ये रहा, 16 जुलाई 1929 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय न्यूट्रॉन मीटर, है ना, निम्न में से किससे न्यूट्रॉन मीटर विधि द्वारा मापन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सॉइल मॉइस्चर परसेंटेज, सॉइल सरफेस टेंशन, सॉइल टेक्सचर या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सॉइल मॉइस्चर परसेंटेज। क्या होगा, सॉइल मॉइस्चर परसेंटेज। इसमें सॉइल मॉइस्चर परसेंटेज एक और क्या जाता है, जिप्सम ब्लॉक, जिप्सम ब्लॉक, जिप्सम ब्लॉक से भी क्या किया जाता है, सॉइल मॉइस्चर परसेंटेज ज्ञात किए जाते हैं। और न्यूट्रिएंट मीटर से भी क्या मेजर किया जाता है, सॉइल मॉइस्चर परसेंटेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SRI टेक्निक इज यूज्ड। SRI टेक्निक किससे रिलेटेड है, फ्रूट क्रॉप से, वेजिटेबल से या फिर फ्लावर से या फिर पैडी से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पैडी। SRI टेक्निक किससे रिलेटेड है, पैडी से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द टॉक्सिक एलिमेंट ऑफ सोरगम। ज्वार का जो चारा होता है उसके अंदर विषैला पदार्थ कौन सा होता है, टॉक्सिक एलिमेंट कौन सा होता है। फर्स्ट वन देखिए, एल्कलॉइड, सेपोनिन्स, ऑक्जेलिक एसिड या फिर HCN, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो इसका जो सही आंसर होगा, ज्वार के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होता है वो कौन सा होता है, HCN, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका दूसरा नाम भी क्या है, प्रूसिक एसिड, प्रूसिक अम्ल। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रूसिक अम्ल। दूसरा और एक और नाम बोलते हैं दूरीन। क्या बोला जाता है, दूरीन। क्योंकि जब ज्वार छोटी होती है तो उसके अंदर टॉक्सिक HCN की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा, जिसके कारण एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन ऑफ मेज इज कॉल्ड। मेज के अंदर प्रोटीन कौन सी होती है, मेज के, मक्का के अंदर जो प्रोटीन होती है, मक्का के अंदर प्रोटीन, उसको अपन क्या बोलते हैं,
लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, जीन या नन ऑफ दिस? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जीन। मक्का की प्रोटीन को क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है। क्या कहते हैं? जीन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वेजिटेबल सोर्सेस? ग्लूटीन किस वनस्पति स्रोत से प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सोयाबीन, राइस, मेज या वीट। तो जो ग्लूटीन जो प्राप्त होता है वो किससे होता है? वीट से, गेहूं से। किससे प्राप्त होता है? गेहूं। ठीक है, जिसके कारण गेहूं की जो रोटी होती है वो चपाती अच्छी सी बनती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोयाबीन कंटेंस, सोयाबीन के अंदर कौन सा सत्य कह सकते हैं? 30.2% प्रोटीन, 60.1% प्रोटीन, 75.1% प्रोटीन या 43.3% प्रोटीन। तो जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ग्राउंडनट और सोयाबीन, ग्राउंडनट और सोयाबीन, ग्राउंडनट के अंदर प्रोटीन और ऑयल। तो ग्राउंडनट के अंदर प्रोटीन कितना होता है? 26% होता है, और ऑयल ज़्यादा होता है तो 45%। सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है 42% और ऑयल होता है 20%। ये इसके उल्टा चलता है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन ना, सोयाबीन में क्या सही है? तो सोयाबीन में देख लीजिए आप 43 पॉइंट आ रहा है, इसका 42 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 43.3%। कितना होगा? 43.3%। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन, फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कौन है? एस सुल, GS हुल, CT पटेल या BP पाल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? CT पटेल, है ना। जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी थी कॉटन की वो कौन थी? H4। कौन सी थी? H4, जिसको डेवलप किसने किया? CT पटेल ने किया। किसने किया? CT पटेल ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेम ऑफ बैक्टीरिया यूज इन डेवलप ऑफ BT कॉटन। BT कपास के लिए, BT कपास के लिए कौन सा बैक्टीरिया का नाम है? मतलब BT की फुल फॉर्म, BT की फुल फॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बेसिलस थुरेंजेसिस, बेसिलस जेरोनिस, बेसिलस साइरेसिस या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? बेसिलस थुरेंजेसिस। कौन सा होगा? बेसिलस थुरेंजेसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस? बासमती चावल का परीक्षण भार कितना होता है? पहले तो ये समझिए टेस्ट वेट क्या होता है। क्या समझे? टेस्ट वेट क्या होता है? परीक्षण भार, परीक्षण भार किसको कहते हैं? वेट ऑफ 1000 सीड, वेट ऑफ 1000 सीड, 1000 दानों का वजन। कितना वजन? 1000 दानों का जो वजन होता है उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट। और एक होता है सीड इंडेक्स, वेट ऑफ 100 सीड। 100 दानों का जो वजन होता है उसका क्या निकल जाता है? सीड इंडेक्स। तो ये समझ लीजिए टेस्ट वेट किसका निकल जाता है? छोटे बीज का, स्मॉल साइज के जो बीज होते हैं ना उसका टेस्ट वेट निकलता है। और सीड इंडेक्स मोटे बीज का, मोटे दाने। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस। तो बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है? 21 ग्राम, 25 ग्राम, 40 ग्राम या 30 ग्राम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 21 ग्राम। क्या होगा? 21। और उसके बाद देखिए 25 किसका होता है? नॉर्मल राइस का। नॉर्मल राइस का टेस्ट वेट कितना होता है? 25। और 40 ग्राम किसका होता है? वीट का टेस्ट वेट होता है, गेहूं का। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? 40 ग्राम। नॉर्मल राइस का कितना होता है? 25 ग्राम। बासमती राइस का कितना होता है? 21 ग्राम। और एक गेहूं के अंदर एक खरपतवार होता है, मिमिक्री वीड, मिमिक्री वीड, नकलसी खरपतवार, नकलसी खरपतवार जो गेहूं की सेम टू सेम नकल करता है ना, मिमिक्री वीड। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? उसका नॉर्मल नाम तो गेहूं सा है, साइंटिफिक नेम है फेलेरस, फेलेरस माइनर, फेलेरस माइनर।
और उसको दूसरा नाम और बोलते हैं गेहूं का मामा, गेहूं का मामा। और नाम है इसका गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा। ठीक है, तो गेहूं के अंदर एक मिमिक्री वीड होता है, नकल, सेम टू सेम नकल करता है। जब छोटी गेहूं होती है ना, गेहूं छोटा होता है और साथ साथ ये वीड होता है ना, तो दोनों में आइडेंटिफाई अपन नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर क्या होती है, सेम होती है। बाहर की जो आकार की होती है वो क्या होती है, सेम। तो वो कौन है मिमिक्री वीड, गेहूंसा। कौन सा है, गेहूंसा। साइंटिफिक नेम क्या है, फेलर्स माइनर। गेहूं का मामा भी बोलते हैं इसको, गुल्ली डंडा भी बोलते हैं। तो इसका टेस्ट वेट जो होता है ना, गेहूंसा का टेस्ट वेट कितना होता है, 2 ग्राम। कितना होता है, 2 ग्राम। जब आप 1000 दानों का वजन करोगे, 1000 दाने लेंगे और उसका वजन करेंगे तो उसका कितना आएगा, 2 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 2 ग्राम। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो गेहूंसा है उसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो आइसोपोट्रोन का, आइसोपोट्यूरॉन, आइसोपोट्रोन हर्बिसाइड का यूज किया जाता है, शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच प्रोटीन इन देयर चिकपी, चिकपी ग्राम। चने में कितना परसेंट प्रोटीन होती है, 21%, 40%, 10% या 24%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 21%। 40% किसकी होती है, सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 21%। ठीक है, चने के अंदर कितनी प्रोटीन होती है, 21%। उसके बाद क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, वेयर इज इंडिया इज फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, दिल्ली के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, कटक के अंदर या फिर केरला के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कहां होगा, उत्तराखंड। कौन सा है, जीबी पंत। भारत का सबसे पहला जो विश्वविद्यालय वो कौन सा है, जीबी पंत। ठीक है, कहां पर है ये, पंतनगर, पंतनगर उत्तराखंड के अंदर है। और कब स्टेब्लिश्ड हुआ, 1960 के अंदर, 1960 के अंदर, 1960 के अंदर इसको स्थापित किया गया। उसके बाद देखिए चलो, टर्म ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, सैम पिट्रोदा, विलियम एस गॉड, वर्गीस कुरियन या नन ऑफ दिस। सैम पिट्रोदा, विलियम एस गॉड, वर्गीस कुरियन या नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, विलियम एस गॉड। क्या होगा, विलियम एस गॉड। सैम पिट्रोदा क्या है, ये येलो रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन, फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन, पीली क्रांति से। अच्छा, पीली क्रांति किससे रिलेटेड है, तो ये है ऑयल सीड से। किससे, ऑयल सीड। और ऑयल सीड में सबसे ज़्यादा क्या आता है, सरसों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सरसों के बारे में। ठीक है, वर्गीस कुरियन क्या है, वाइट रिवोल्यूशन, फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक। और जो व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, तो ये है मिल्क प्रोडक्शन से, मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन से। किससे रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से। कब स्टार्ट हुआ ये, 1970, 1970 के अंदर। और मिल्क प्रोडक्शन से एक और चीज़ रिलेटेड है, वो है ऑपरेशन फ्लड। क्या है, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट हुआ, 1970 से 1996 तक। ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट हुआ, 1970 से 1996, है ना, 1996 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन वाज एनडीडीबी, एनडीडीबी की स्थापना कब हुई। पहले तो ये समझिए कि एनडीडीबी क्या है, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है,
आनंद गुजरात, कहाँ पर है? आनंद गुजरात। और इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1965 के अंदर। कब स्टैब्लिश किया गया? 1965 के अंदर। तो क्वेश्चन क्या था? एनडीडीबी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखिए, 1970, 1965, 1980 या 1990। तो कब स्टैब्लिश हुआ? 1965 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? What caused the yellow color in onion? प्याज का पीला रंग, प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? प्याज का पीला रंग देखो, लाइकोपिन, एंथोसाइनिन, क्वेरेसिटिन या जेंथोफिल। लाइकोपिन के कारण तो क्या होता है? रेड कलर होता है। किसका? टोमेटो का। रेड कलर इन टोमेटो। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। अच्छा, लाइकोपिन जो बनता है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे बनता है? तो वो बनता है आपके 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पर। अगर टेम्परेचर 10 से क्या हो जाए, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो जाए और 27 से ज़्यादा हो जाए तो फिर लाइकोपिन प्रोसेस नहीं होती है। तो टमाटर का जो लाल कलर होता है ना, वो किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। कितने डिग्री टेम्परेचर पे लाइकोपिन बनता है? तो 21 से 24 पे बनता है। 10 से कम और 27 से ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो फिर लाइकोपिन नहीं बनता है। क्वेश्चन क्या था अपना कि येलो कलर ऑफ ऑनियन, प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? तो प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? क्वेरेसिटिन के कारण। किसके कारण होता है? क्वेरेसिटिन। ठीक है। और प्याज का रेड कलर, प्याज का जो लाल रंग होता है ना, प्याज का लाल रंग, प्याज का लाल रंग, रेड कलर इन ऑनियन, प्याज का जो लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन। और एंथोसाइनिन के कारण एक और होता है, वो होता है, क्या हो सकता है बताओ? रेड कलर इन कैरेट। गाजर का लाल रंग भी किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। गाजर का लाल रंग और प्याज का लाल रंग दोनों किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? क्वेरेसिटिन के कारण। लाइकोपिन के कारण क्या होता है? लाल रंग होता है। और प्याज का सफेद रंग, ल्यूकोप्लास्ट, किसके कारण होता है? ल्यूकोप्लास्ट लवक के कारण। किसके कारण होता है? ल्यूकोप्लास्ट के कारण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? येलो कलर ऑफ कैरेट, गाजर का पीला रंग, येलो कलर ऑफ कैरेट, गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी अपन ने पढ़ा कि रेड कलर इन टोमेटो, ठीक है। एंथोसाइनिन भी नहीं होगा, अभी अपन ने पढ़ लिया। क्वेरेसिटिन, प्याज का इसका पीले रंग होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जेंथोफिल। क्या होगा? जेंथोफिल। आपको ये किसके कारण ये कलर हो रहा है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्याज का लाल रंग, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, देखिए प्याज का लाल रंग, ये देख लीजिए, रेड कलर इन ऑनियन एंथोसाइनिन और रेड कलर इन कैरेट एंथोसाइनिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण होगा? एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड कलर ऑफ टोमेटो, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन, एंथोसाइनिन, क्वेरेसिटिन या जेंथोफिल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? लाइकोपिन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन। अभी टेम्परेचर भी बता दिया था आपको कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर लाइकोपिन बनता है, तो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पे बनता है? 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लहसुन में तीखापन, पंजेंसी ऑफ गार्लिक, लहसुन के अंदर तीखापन किसके कारण होता है? लहसुन के अंदर तीखापन किसके कारण होता है? ऑप्शन देखिए आप, लहसुन के अंदर तीखापन क्यूमिनॉल,
डाई एलाइड डाई सल्फाइड, आइसोथायोसाइनेट, एलिल प्रोपाइल सल्फाइड। तो इसका जो सही आंसर क्या आ जाएगा, डाई एलाइल डाई सल्फाइड। और एलिल प्रोपाइल सल्फाइड के कारण क्या होता है ना, ऑनियन के अंदर पंजेंसी, प्याज में तीखापन, प्याज में तीखापन, प्याज में तीखापन। और इसके कारण इसमें क्या होगा, आइसोथायोसाइनेट के अंदर मूली के अंदर तीखापन, मूली में तीखापन, पंजेंसी ऑफ रेडिस, मूली में तीखापन। ठीक है, तो गार्लिक के अंदर पंजेंसी किसके कारण होती है, डाई एलाइड डाई सल्फाइड के कारण। किसके कारण होती है, डाई एलाइड डाई सल्फाइड के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अभी अपन ने समझ लिया था कि प्याज में तीखापन किसके कारण होता है, तो क्यूमिनॉल, डाई एलाइड डाई सल्फाइड, आइसोथायोसाइनेट या फिर एलिल प्रोपाइल सल्फाइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एलिल प्रोपाइल सल्फाइड। क्या होगा, एलिल प्रोपाइल सल्फाइड। ठीक है, किसके कारण होता है, एलिल प्रोपाइल, एलिल प्रोपाइड, हाँ एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। उसके बाद देखिए मूली में तीखापन, रेडिस में जो पंजेंसी होती है वो किसके कारण होती है, क्यूमिनॉल, डाई एलाइड डाइसल्फाइड, आइसोथायोसाइनेट या एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आइसोथायोसाइनेट। क्या होगा, आइसोथायोसाइनेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच एसिड कॉज सोरनेस इन ग्राम लीव्स। चने के अंदर जो खट्टापन, जैसे आप चने की पत्ती देखते हो या चने की पत्ती आप टेस्ट करेंगे तो उसमें खट्टा खट्टा लगेगा, है ना, वो किसके कारण होता है, मेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड या नन ऑफ दिस। तो इसके अंदर आंसर कौन सा होगा, मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड। मेलिक एसिड कितना होता है, 96%। कितना होता है, 96%। और ऑक्जेलिक एसिड कितना होता है, 4%। तो इसका तो सही आंसर क्या है, मेलिक एंड ऑक्जेलिक एसिड, ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बासमती चावल का परीक्षण भार कितना होता है ना, बासमती राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो टेस्ट वेट कितना होता है, 21 ग्राम। कितना ग्राम होगा, 21 ग्राम। ये क्वेश्चन अपन ने वापस आ गया, रिपीट हो चुका है। तो कितना आंसर क्या है इसका, 21 ग्राम। ठीक है, और 25 किसका है, 25 किसका है, नॉर्मल राइस का। किसका है, नॉर्मल राइस का। और 40 ग्राम किसका है, वेट गेहूं का। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है, 40 ग्राम। और नॉर्मल राइस का कितना होता है, 25 ग्राम। कितना होता है, 25 ग्राम। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट ऑयल कंटेंट। किस फसल में सबसे अधिक तेल की मात्रा होती है। क्वेश्चन देखिए, कोकोनट, सोयाबीन, तिल या ग्राउंडनट। तो सोयाबीन के अंदर जो ऑयल परसेंटेज होता है वो तो कितना होता है, 20%। ग्राउंडनट के अंदर कितना होता है, तो 45%। ठीक है, और तेल के अंदर कितना होता है, तो 50% के आसपास। ठीक है, तो कोकोनट में कितना होता है, 60%। तो सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट किसका हुआ, कोकोनट का। किसका होगा, कोकोनट। इसका सही आंसर क्या होगा, कोकोनट। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम। यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है। तो 0.03%, 20.1%, 0.3% या 79। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 79। एक और चीज़ समझ लीजिए आप, यहाँ लिखते हैं अपन सॉइल और यहाँ लिखते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। सॉइल के अंदर ऑक्सीजन जो होती है ना वो कितनी होती है, 21% के आसपास, अप्रॉक्स यही आएगा। एटमॉस्फेयर में भी कितनी होगी, 21%। सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन बात करते हैं वो भी 79 के अप्रॉक्स ही होती है, और इसमें भी कितनी होती है, 79। ठीक है, कुछ पॉइंट में होती है बट अप्रॉक्स में क्या आंसर जाएगा, 79। बट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है CO2। सॉइल के अंदर CO2 होती है 0.3% और एटमॉस्फेयर में CO2 होती है 0.3%, 0.03%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सॉइल के अंदर CO2 कितनी होती है, 0.3%
और एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, वायुमंडल में 0.03%। कितनी होती है, 0.03%। मतलब एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में सॉइल के अंदर जो CO2 होती है ना, वो 10 गुना ज़्यादा होती है, 10 टाइम। कितने गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा होती है। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले, ये तो पूछ सकता है कि सॉइल के अंदर CO2 कितनी होती है, तो 0.3%। एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कितनी होती है, तो 0.03%। अगर आपको ये पूछ ले कि वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर में ना, वायुमंडल में CO2 कितना ppm होता है, अगर ppm में पूछ ले कितना ppm होता है, तो ppm में अगर पूछ लें तो कितना होगा, 300 ppm। कितना होगा, 300 ppm। और इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, परसेंटेज बराबर ppm अपॉन 10,000, 10,000। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप आंसर करेंगे। थैंक्स, आज ये क्लास कंप्लीट हुई और नेक्स्ट क्लास से आप जुड़े रहे। धन्यवाद।